तो जैसा हम पढ़ रहे थे यहाँ पर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उच्च विशिष्ट प्रकृति। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो प्रकृति होती है एंजाइम उत्प्रेरक की, जो एंजाइम उत्प्रेरक है वो बिल्कुल विशिष्ट होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये केवल एक उत्प्रेरक मतलब इसमें एंजाइम होगा वो केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। यदि अभिक्रिया बदलती है तो वहां पर जो उत्प्रेरक है वो भी बदल जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कहें C12H22O11 जैसा पीछे पढ़ ही रहे थे अभी। तो यहाँ पर जो सुक्रोज दिया गया है इसमें इसमें उपस्थित जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो इसको उत्प्रेरित करता है। तो ये अभिक्रिया के लिए हुआ। इसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर जो इस वक्त जो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनकर के आया है पहली अभिक्रिया को इन्वर्टेज एंजाइम उत्प्रेरित कर रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया को ईस्ट में ही उपस्थित जाइनेज एंजाइम प्रेरित कर रहा है। तो जो सामने अभिक्रिया दी गई है ये वाली जो हम जब एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तो एथिल अल्कोहल के निर्माण के अंदर हम क्या काम करते हैं कि वहाँ पर जो सीरा होता है सीरे की हम सबसे पहले उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके उसकी जो सांद्रता है इसकी 10% कर लेते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम फॉस्फेट डाल करके इसमें हल्की सी मात्रा में थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ताकि इसमें अतिरिक्त जीवाणु इसमें उत्पन्न ना हो। और अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि नाइट्रोजन निकाली जीवाणुओं के लिए भोजन का काम कर सके। इसके बाद हम क्या काम करते हैं उसमें खमीर जिसको ईस्ट बोलते हैं डाल करके इसको रख देते हैं। तो ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि ईस्ट में ही उपस्थित दूसरा एंजाइम जाइनेज ये इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को फिर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो इससे ये पता चलता है वाला कि इसकी जो प्रकृति होती है वो विशिष्ट प्रकृति होती है। यानी कि एक अभिक्रिया के लिए एक ही उत्प्रेरक इसमें युक्त होता है। अगर अभिक्रिया बदलती है तो उसके अंदर जो है उत्प्रेरक भी बदल जाता है। उसके बाद आता तीसरा आता है इसमें ताप का प्रभाव। तो जो एंजाइम होते हैं वो एक निश्चित ताप पर ही सबसे ज्यादा तेज क्रियाशील होते हैं और ये जो ताप होता है वाला वो अनुकूलतम ताप कहलाता है वाला। तो और ये ताप जो होता है वाला वो लगभग होता है 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। हम ये कह सकते हैं वाला कि किसी भी एंजाइम को वर्क करने के लिए 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो उपयोगी होता है।
इसके बाद आता है इसके अंदर पीएच का प्रभाव। तो जो एंजाइम होता है वो एक निश्चित पीएच मान पर सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, और ये जो पीएच मान होता है वो लगभग होता है यहाँ पर 5 से 7 के मध्य। यानी कि अगर ये पीएच मान 5 से 7 के मध्य है तो ये सबसे ज्यादा तेज क्रियाशील रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, इसका मतलब यहाँ पर पीएच का प्रभाव। उसके बाद आता है इसमें एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो एंजाइम क्या होता है कि ये कोलाइडी अवस्था के रूप में रहते हैं, और ये आधुनिक धारणा के अनुसार एंजाइम के कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर जो है निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, यानी कि एक्टिव सेंटर्स होते हैं, जिस पर क्या होता है वाला कि जो आधार अणु है वो आकर के वहां पर फिट हो जाते हैं, जिस प्रकार से ताले के अंदर चाबी फिट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं वाला कि इसमें आधार अणु के साथ ही क्रिया करते समय ये इसके अंदर कैसा संबंध होता है वाला, ताले और चाबी जैसा संबंध होता है। जिस प्रकार से किसी ताले के अंदर चाबी फिट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो एंजाइम होते हैं उसके अंदर आधार अणु आकर के फिट हो जाता है। फिर इससे क्या होता है कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि सक्रिय संकुल बनता है, और उसके बाद ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं वाला कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर एक अभिकारक अणु होगा, यानी कि यहाँ पर एंजाइम लेंगे हम। एंजाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक आधार अणु होगा जिसको सब्सट्रेट बोलते हैं। ये आपस में क्रिया करने के बाद एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये हो गया हमारा एंजाइम। ये हो गया आधार अणु, ये हो गया हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये फिर क्या काम करता है, ये फिर एंजाइम में और प्रोडक्ट में ये टूट जाता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं ताले कुंजी के रूप में। एंजाइम सब्सट्रेट
प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार से ताले के अंदर एक कुंजी फिट हो जाती है, तो इसी प्रकार से ताला कुंजी संबंध भी कहलाता है यहाँ पर, जो एंजाइम की जो क्रिया विधि के दौरान है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा एंजाइम है, एंजाइम जो आधार अणु होता है, सबस्ट्रेट होता है, उसके साथ संयुक्त होकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यानी कि सक्रियत अणु बना लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सक्रियत अणु है वो फिर एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर उत्प्रेरण के सिद्धांत। तो उत्प्रेरण के कई सिद्धांत हैं, जैसे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत और आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ऐसा माना जाता है कि मान लिया इसमें कोई अभिकारक है और उन अभिकारकों को अभिकारक वो A और V हैं और उन्हें कोई उत्प्रेरक X उत्प्रेरित कर रहा है जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसमें पहले अभिकारक A उत्प्रेरक X के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद यहां पर एक अस्थायी माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है और ये फिर अस्थायी माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक अणु के साथ अभिक्रिया करता है और यहां पर उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक X अलग हो जाता है। जैसे इसे उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहां पर हमने एथेनॉल लिया हुआ है, इसके दो अणु तो यहां से ले लो और इसको H2SO4 उत्प्रेरित कर रहा है जिससे डाइएथिल ईथर का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले इसमें एथेनॉल का एक अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाता है। जैसे
जैसे इसमें एथिल अल्कोहल